नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ऐसे ईपीएफ मेंबर्स है जिनको एक प्रॉब्लम आती है अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल अप्लाई करने के बाद विड्रॉ करने में। और प्रॉब्लम यह है कि उनका फोन नंबर 19 और 10C कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर दिया जाता है जब भी वो इसको अप्लाई करते हैं। और वहां पे रीजन में लिखा हुआ आता है नो कंट्रीब्यूशन एंड एनसीपी डेज फॉर लास्ट 4 मंथ, गिव क्लैरिफिकेशन थ्रू एम्प्लॉयर। तो दोस्तों ये रीजन उनको कंटिन्यूसली दिया जाता है और उनका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है जब भी वो अपने फुल एंड फाइनल को अप्लाई करते हैं, तो फोन नंबर 19 और 10C दोनों रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एरर का मतलब क्या है और ये एरर जो है, ये रीजन है वो आपको क्यों आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारा कुछ मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके बताने वाला हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहां पे क्लेम स्टेटस ओपन किया हुआ है। इस क्लेम स्टेटस में देखेंगे तो यहां पे 2 क्लेम किए गए थे, फॉर्म नंबर 10C और फॉर्म नंबर 19। दोनों ही क्लेम को रिजेक्ट किया गया है और दोनों में सेम ही रीजन यहां पे नजर आपको आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है नो कंट्रीब्यूशन एंड एनसीपी डेज फॉर लास्ट 4 मंथ, गिव क्लैरिफिकेशन थ्रू एम्प्लॉयर। यही रीजन यहां पे दिया हुआ है। इस रीजन में आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा एनसीपी डेज। आप सबसे पहले आप इसको समझिए कि एनसीपी डेज क्या होता है। तो दोस्तों एनसीपी डेज का मतलब होता है कि नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड डेज, यानी कि जी जिस पीरियड में आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुई है उस डेट को, यानी कि उस पीरियड को एनसीपी डेज बोला जाता है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुई है और ना ही एनसीपी डेज को मेंशन किया गया है। और कब से, यहां पे 4 मंथ लिखा हुआ है। आपके केस में यहां पे 2 मंथ 1 मंथ लिखा हो सकता है, या अगर 1 मंथ से कम है तो वहां पे आपको डेट की रेंज नजर आ सकती है। तो आपको यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन सभी चीज का मतलब एक ही रहेगा। और यहां पे लिखा हुआ है कि गिव क्लैरिफिकेशन थ्रू एम्प्लॉयर, यानी कि आपको अपने एम्प्लॉयर से क्लैरिफिकेशन देनी है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि यहां पे प्रॉब्लम क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के आने का जो मतलब है वो ये है कि आपके एम्प्लॉयर ने गलत तरीके से ईसीआर फाइल किया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ईसीआर यानी कि एवरी मंथ आपको आपके एम्प्लॉयर को ईपीएफओ में ईसीआर फाइल करना पड़ता है, जिसमें उनको बताना पड़ता है कि आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ सैलरी है वो क्या है, उनकी बेसिक सैलरी है वो क्या है, ईपीएफ में और ईपीएस में और ईडीएलआई में कितना कंट्रीब्यूशन है वो, और उनका एनसीपी डेज, यानी कि अगर कुछ छुट्टियां मारी है और आपने उनकी सैलरी काटी है और आप कम पीएफ अमाउंट जो है वो सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें एनसीपी डेज वहां पे मेंशन किया जाता है। तो यहां पे सभी एम्प्लॉयर जो होते हैं वो सही फील करते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से ईसीआर फील कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ एम्प्लॉय को ये प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि प्रॉब्लम कहां पे आती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे एक एक्सेल फाइल यहां पे तैयार करी है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों जब भी ईसीआर फाइल किया जाता है तो सभी एम्प्लॉयर को इस तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें अपने एम्प्लॉय की सारी डिटेल होती है, जैसे कि उनका यूएन नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, और यहां पे ग्रोस वेजेस यानी कि ग्रोस सैलरी, यानी कि विदाउट डिडक्शन कितनी सैलरी दी गई है उस मंथ में, और साथ के साथ ईपीएफ वेजेस क्या है, साथ के साथ ईपीएस वेजेस क्या है, ईडीएलआई वेजेस क्या है, और यहां पे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिमेटेड लिखा हुआ है, यानी कि कितना कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में हुआ है वो यहां पे लिखा होता है। साथ के साथ यहां पे ईपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है वो लिखा होता है, और उसके बाद इनका डिफरेंस लिखा होता है। उसके बाद यहां पे एनसीपी डेज मेंशन होता है। तो आपको समझाने के लिए यहां पे मैंने 2 एम्प्लॉय यानी कि 2 लोगों का डाटा यहां पे एंटर किया है। सबसे पहला अगर आप यहां पे अजय का डाटा देखेंगे, अजय कुमार का डाटा देखेंगे, तो यहां पे इनकी जो ग्रोस सैलरी है वो 25,000 है, ईपीएफ वेजेस 15,000 है, ईपीएस वेजेस 15,000, ईडीएलआई वेजेस 15,000 है। उसके बाद ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो 1800 है, जो कि आपके ईपीएफ वेजेस का 12% होता है। यहां मैंने नीचे आपको मेंशन किया हुआ है 12% होता है, तो यहां पे 12% दिया हुआ है, यानी कि 15,000 का
12% 1800। उसके बाद यहाँ पे ईपीएस कंट्रीब्यूशन, यानी कि ईपीएस कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आपके ईपीएफ वेजेस का 8.33% वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। साथ के साथ इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और ईपीएस कंट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एनसीपी डेज यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि एनसीपी डेज में यहाँ पे 0 मेंशन है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे विजय का डाटा देखेंगे, ये देखिए मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, विजय कुमार का डाटा देखता हूँ। विजय कुमार के डाटा में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोस सैलरी 25,000 ही है, यानी कि दोनों को सेम सैलरी मिल रही है। और ईपीएफ जो वेजेस है वो यहाँ पे इसका कम है, यानी कि 13,000 है, यानी कि 13,000 है। ईपीएस में भी 13,000 है, ईडीएलआई में भी 13,000 है। अब यहाँ पे 13,000 क्यों हुआ है? 13,000 इसलिए हुआ है कि कई कंपनी क्या करती है कि जैसे ही उनका एम्प्लॉय छुट्टी मारता है तो कंपनी ये बोलती है कि अगर आपने छुट्टी मारी है तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे उस दिन की जिस दिन आपने छुट्टी मारी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस और ईडीएलआई वेजेस जो है वो यहाँ पे कम हो गई है, क्योंकि विजय कुमार ने 2 दिन की छुट्टी मार ली थी, जिसकी वजह से इनका वेजेस कम कर दिया गया है। अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन भी इनका कम हुआ है, यानी कि अजय कुमार का 1800 हुआ है और यहां पे विजय कुमार का 1560 रुपए हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आप ईपीएस कंट्रीब्यूशन देखेंगे वो भी कम हुआ है, क्योंकि ये आपके ईपीएफ या ईपीएस वेजेस के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आपका जो होता है 12% होता है, ईपीएस होता है 8.33%, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन भी कम हुआ है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एनसीपी डेज में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि इस एम्प्लॉय ने, यानी कि विजय कुमार ने 2 दिन की छुट्टी मारी थी, तो यहाँ पे 2 एनसीपी डेज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरह का एक डाटा तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि उन्होंने, मान लीजिए कि विजय कुमार की जो सैलरी है वो डिडक्ट कर ली, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पीएफ अकाउंट में उनका बैलेंस जमा कर दिया, यानी कि कम बैलेंस यहां पे जमा कर दिया, सारा कुछ ठीक किया, लेकिन वहां पे उन्होंने एनसीपी डेज यहां पे मेंशन नहीं किया, यानी कि 2 की जगह वो 0 कर देते हैं। यानी कि इस एम्प्लॉय ने, यानी कि विजय कुमार ने पूरे मंथ जॉब करी है, यानी कि पूरे मंथ उन्होंने जॉब करी है, कोई छुट्टी नहीं ली है। अगर उन्होंने पूरे मंथ जॉब करी है, कोई छुट्टी नहीं ली है, तो यहां पे उनकी सैलरी कम क्यों है और उनका कंट्रीब्यूशन कम क्यों हुआ है? अब ईपीएफओ जब आपका क्लेम सेटल्ड करती है तो ये चीज कंफ्यूजन में रहती है कि अगर आपने पूरा जॉब किया है तो आपकी कंपनी ने आपका पीएफ डिडक्ट क्यों कर लिया, यानी कि फ्रॉड का केस नजर आता है उनको। तो इस चीज का क्लैरिफिकेशन वो मांगते हैं आपसे, आपके एम्प्लॉयर से, कि अगर एम्प्लॉय ने पूरा जॉब किया है, पूरे मंथ जॉब करी है, तो आपने उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम क्यों किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनसीपी डेज यहाँ पे 0 करके वो ईसीआर फाइल कर देते हैं। तो यहीं पे आपके एम्प्लॉयर गलती करते हैं कि अगर आप छुट्टी मारते हैं और आपकी सैलरी डिडक्ट कर दी गई है और आपके पीएफ अकाउंट में कम अमाउंट वहां पे सबमिट किया गया है, वहां पे और साथ के साथ सबमिट किया गया है, और किसी मंथ अगर आपने पूरे मंथ में नहीं जॉब करी है तो बिल्कुल भी आपका जो पीएफ है जमा नहीं किया जाता है। लेकिन एनसीपी डेज यहां पे मेंशन करना जरूरी है। जिस एम्प्लॉयर ने एनसीपी डेज मेंशन नहीं करी है उसी एम्प्लॉयर के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिन ईपीएफ मेंबर्स का क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है और जिनको ये वाला एरर देखने को मिल रहा है, उनको ये एरर क्यों देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने एम्प्लॉय से एक क्लैरिफिकेशन लेटर लिखवाना पड़ेगा और उस लेटर को आपको अपने पीएफ ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है। अगर आप इतना करेंगे तो ही आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। यह काम आपका एम्प्लॉयर भी कर सकता है। अगर आपका एम्प्लॉयर हेल्पफुल है तो वो कर देगा। अगर वो नहीं करता है, आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता है, तो आप खुद से उनसे एक क्लैरिफिकेशन लेटर लिखवाइए और आप खुद से अपने पीएफ ऑफिस में जाके जमा करिए। उसके बाद आपका जो ये सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। इसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको इतना करना ही पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सभी एम्प्लॉयर जो होते हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अपना पीएफ अमाउंट चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसका कोई भी सॉल्यूशन
प्रमोशन नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।